देखो बच्चा लोग, आज वीडियो क्लिप नहीं बन पाई है, बस मैं अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ और यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू समझेंगे चीज़ को। थोड़ा स्पीड करना, अगर तुमको समझ में नहीं आए तो बीच बीच में पॉज करके देखते रहना, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कर रहा हूँ। आज ख़त्म कर लेंगे अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि ऑलरेडी दो पार्ट बन गई है इसकी। आज इसकी लास्ट पार्ट कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ गेन पे। गेन तुम्हारा क्या है, लिखो एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो तुम साइड में नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। गेन क्या है? गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या बोला, इंक्रीजिंग ओनर्स इक्विटी, यानी कैपिटल में जाके ये प्लस हो जाएगी, वो अलग बात है। प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में जाके प्लस होना ही होना है इसको, ठीक है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिर बोला है कि अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी जो रेगुलर इनकम होती है उसको हमने प्रॉफिट बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रॉफिट। तुम्हारे जिस चीज़ की बिजनेस है उसी को सेल करना है, वही तुम्हारा ऑपरेशन है, यानी अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट हो गया। ऑपरेशन के अलावा और कहीं से तुम अगर पैसा कमाते हो तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? गेन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुमने इतना बड़ा ज़मीन लिया था अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, और इस एरिया में, इस जो हाफ एरिया में तुम्हारा फैक्ट्री सेटअप हो गई, ये एरिया तुम्हारे पास बचा हुआ है, इसको तुमने लिया था यहाँ पे 10 लाख रुपए देके, तुमने इसको बेच दिया 25 लाख में, तो हो गया ना तुम्हारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गेन। यानी बिजनेस के अलावा और कहीं से तुम्हारे पैसा आती है इरेगुलर, तुम्हारा वो काम नहीं है बट कभी कभार हो गया, प्रॉफिट हो गई तुमको, तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा गेन कहलाएगा। एग्जाम्पल डाल दिया मैंने लैंड की, ठीक है। आगे बढ़ो। लॉस सिंपल सा समझाऊंगा नहीं इतना। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, यानी तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो गई, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गई, रेवेन्यू तुम्हारा कम हो गया, माइनस कर दो एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू इक्वल टू आ गई लॉस, ठीक है। आगे बढ़ो। परचेस। परचेस क्या हो गया तुम्हारा? देखो परचेस यानी यहाँ पे परचेज मतलब नॉर्मल किसी चीज़ को हम बाय करते हैं तो बोलते हैं परचेज, वो वाला परचेज यहाँ पे है नहीं। सुन लो, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल और रीसेल। कौन सी गुड्स? जो गुड्स तुम खरीदते हो किसके लिए रे? बाद में रीसेल करने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसका हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज। यानी तुम्हारे जिस चीज़ की बिजनेस है उसी के तुम रॉ मटेरियल अगर तुम परचेज कर रहे हो तो वहाँ पे स्टॉक अकाउंट या जो गुड, मान लो गारमेंट की फैक्ट्री तो गारमेंट अकाउंट वहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पे क्या यूज़ करनी है? परचेज। परचेज जिस चीज़ का बिजनेस है मैंने बोला उसी को परचेज करनी है तो क्या वर्ड यूज़ करोगे? परचेज अकाउंट वहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बोला रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर गुड्स और रॉ मटेरियल, यहाँ पे ये और नहीं है, फॉर लिखा, यहाँ पे लिखना फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन, और फॉर लिखे क्या लिखो? प्रोडक्शन, विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड, जिसको हम बेचने के लिए करते हैं उसको हम, यानी सामान खरीदा, यहाँ पे हमने परचेज की रॉ मटेरियल की, तो उसको क्या करेंगे? रॉ मटेरियल किया तो प्रोडक्शन करेंगे, या हम कोई चीज़ की डीलर है तो वहाँ पे हम सामान परचेज करेंगे, फिर दोबारा इसको क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। तो ये जो चाहे रॉ मटेरियल की हो चाहे सामान की खरीदारी हो, किसी भी टाइप की सामान हो, जिस टाइप का तुम्हारा बिजनेस होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? परचेज। वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे परचेज। और कोई एक बार बोल रहा हूँ, इसमें परचेज अकाउंट ही बनेगा और कोई अकाउंट, ये अकाउंट की नाम है, ठीक है रे, इसे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के नाम नहीं डालना, ओनली परचेज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा होगा कि तुम्हारा फर्नीचर का शॉप है, किसकी है? फर्नीचर की बिजनेस है, तुमने वहाँ पे परचेज कर दिया क्या? टिम्बर या लॉन्ग्स तुमने परचेज किया उसको तुमने, तो वहाँ पे टिम्बर अकाउंट नहीं डालना, वहाँ पे क्या डालना? परचेज अकाउंट डालना, क्योंकि तुम्हारा उस चीज़ की बिजनेस है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर लेना, सर ये चीज़ नहीं है, फिर दोबारा बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है। आगे देखो, फिर ये जो परचेज है ये दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कौन सी? एक हो गया कैश परचेस और एक हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट परचेस। यानी पैसे दे के सामान खरीदा तो कैश परचेस, उधार में सामान खरीदा तो आ जाएगा क्रेडिट परचेस। नेक्स्ट में चलो, सेल्स। भैया सेम, ये तुम्हारा क्या हो गया? टर्म सेल्स यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पे जो गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री में बन रही है या तुम्हारे जिस चीज़ की बिजनेस है उसी को तुम सेल करते हो, वहाँ पे वही गुड्स की नाम आएगा नहीं, वहाँ पे किस अकाउंट की यूज़ होता है? सेल्स की। परचेज के टाइम पे परचेज, सेल्स के टाइम पे सेल्स अकाउंट, और कोई अकाउंट यहाँ पे आएगा नहीं, याद रखना,
तो सेल्स भी तुम्हारा दो टाइप की होगी, कौन सी? एक तुम्हारा हो गया कैश सेल्स, यानी पैसे में बेचा तो कैश सेल्स, फिर और क्या हो गया नहीं तो क्रेडिट सेल्स। क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश और क्रेडिट। पैसा लेके सामान बेचा तो क्या हो गया? कैश सेल्स। तो उधार में बेचा तो क्रेडिट सेल्स। फिर क्या आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बारे में बात कर रहा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नथिंग, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या है? ओनली जो सेल्स तुम बोलते हो उसको तुम क्या बोलते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस चीज़ का तुम्हारा बिजनेस है उसी को बेचा, उसी में जो पैसा अर्न हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मैंने बोला था ऑपरेशन, मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं। जिस चीज़ का तुम्हारा बिजनेस है उसी को खरीदना, परचेज करना, फिर इसको प्रोडक्शन करना, फिर इसको सेल करना, ये जो सारे एक्टिविटी यहाँ पे हुआ इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसी को सेल करके जो पैसा आया वो क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO शॉर्ट फॉर्म लिखना है। इस पे RFO बोलते हैं इसको, तुम आगे जाके यूज़ करोगे शॉर्ट फॉर्म वर्ड को। आगे लिखो। फिर आ जाओ गुड्स। गुड्स क्या है? जो आइटम हम खरीद रहे हैं, अपनी जिस चीज़ की बिजनेस है उसको हम आइदर क्या करेंगे? रीसेल करेंगे या फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जिसको बोलते हो तुम। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स, गुड्स आर क्या लिखा था? फिजिकल आइटम्स ट्रेडेड आर आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सेल, यानी जिसको हम क्या करते हैं? खरीदते हैं बेचने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स, जिसको बोलते हो तुम रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड्स। तुम्हारे जिस चीज़ का बिजनेस है उसी की सामान को, जो गुड्स तुम ट्रेड करते हो। मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मैं गारमेंट ही ट्रेड करूँगा। शूज़ का बिजनेस है, शूज़ ही ट्रेड करूँगा। कार का बिजनेस है, कार ही ट्रेड करूँगा। मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल ही ट्रेड करूँगा मैं। ठीक है, तो जिस चीज़ का बिजनेस है जिसको हम ट्रेड करते हैं वो तुम्हारा फिजिकल आइटम, जिसको तुम बेचते हो पैसा कमाने के लिए, दे ऑल आर नोन एज गुड्स। फिर आ जाओ इन्वेंट्री पे। नेक्स्ट टर्म आ जाओ इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री तुम्हारा क्या हो गया? देखो, इन्वेंट्री देखो, तो इन्वेंट्री यहाँ पे क्या आ गई? इन्वेंट्री मतलब ये भी स्टॉक है। स्टॉक इज द टैंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का कल मीनिंग बताया था मैंने, याद होगा। इन ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो भाई 1 Jan टू ये हो जाएगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, वन बिजनेस कोर्स इसको बोलते हैं हम। अभी तो नहीं, तो जैसे तुम आगे जाओगे कि नॉर्मल वहाँ पे क्वार्टरली होता है, 3 महीने का काम होता है, वो अलग बात है। अभी तक के लिए यही समझो कि वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब वन बिजनेस आवर। ठीक है, और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मीन ऑफ सेल हो गया। टाइप्स ऑफ स्टॉक, तो दो टाइप की हम यहाँ पे स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली सुन लो, जो स्टॉक कितनी प्रोसेस में यहाँ पे काम करता है वो भी यहाँ पे समझा देता हूँ तुम लोग को। स्टॉक है यानी फॉर एग्जांपल तुमने सामान लेके आए कहीं से, तो स्टॉक करके अपनी गोडाउन में तो रखोगे उसको। तो ये जो स्टॉक होती है वो 3 प्रोसेस में स्टॉक होती है। पहले ओपनिंग, यानी ये होती है RM की स्टेज में। RM मतलब रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। पॉज करके लिख लेना, रॉ मटेरियल। फिर होगा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। फिर होगा फिनिश गुड्स। ये 3 स्टेज में क्या होती है? तुम्हारा स्टॉक बनती है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, हर यहाँ पे 2 स्टॉक रहेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर यहाँ पे भी रहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? यानी साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में जो स्टॉक हमारे पास रहेगा उसको हम बोल देते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल की एंड में 31 मार्च में जो हमारे पास स्टॉक रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना है इसको। ठीक है, तो रॉ मटेरियल 3 स्टेज में हमारा स्टॉक रहता है, रॉ मटेरियल, WIP वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी नाम में इसकी काम छुपा हुआ है। देखो, ट्रेड रिसीवेबल, हमने ट्रेड कर दी, बिजनेस कर दी, सामान सेल कर दी, तो पैसा अभी तक हमको नहीं मिला, मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड कर दी यानी ऐसे कौन सी ट्रेड किया? हमने सामान सेल कर दी, सामान सेल कर दिया, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो पैसा हमको मिलने वाला, रिसीवेबल अभी तक नहीं मिला। द टर्म ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज परफॉर्म इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। यानी यहाँ पे क्या हुआ? हमने जो सामान सेल कर दी, पैसा अभी हमको मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। आए कहाँ से ये? देखो इसकी ये देखो, TR इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेना, डेटर प्लस BR, बिल्स रिसीवेबल। डेटर और क्या है? प्लस बिल्स रिसीवेबल। इन डेटर क्या हो गया? जो इंसान और इंस्टीट्यूट तुमको सामान उधार में लेके गया, पैसा पेमेंट करने वाला है, यानी फार्म हैज़ टू रिसीव मनी, फार्म को मिलने वाला है पैसा, फार्म को पैसा मिलने वाला है। तो ये जो देगा, चाहे मैं भी एक
इंडिविजुअल हो सकता है, राम श्याम हरी कोई भी, और मे भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, BO लिखा मैंने, हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेटर। अब BR क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक अननोन है, यहाँ पे क्या होगा, डेटर जो है वहाँ पे कोई डेट सिक्योरिटी नहीं होता, स्पेसिफाई नहीं होता कि कौन सी डेट में डेटर तुमको पैसा देगा। बट जिस टाइम पे तुम इसको BR साइन करवाओगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवाओगे, वहाँ पे डेट स्पेसिफाई हो जाएगा कि भाई इतने अमाउंट इस तारीख को ये इंसान हमको देने वाला है। दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया, डेट पक्की हो गई कि पैसा कब देगा, पर यहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं है। ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है बिटवीन डेटर्स एंड BR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में बात कर रहे थे हम, डेटर के बारे में। देखो फटाफट से डेटर क्या है। डेटर क्या देख लो फटाफट से। तो क्या होगा डेटर, डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी, बताया था कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक एंटिटी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, जो अमाउंट किसको, हमें हमारे बिजनेस को क्या देगा, पैसा देगा ये, अगेंस्ट क्रेडिट सेल, वो हमसे उधार सामान लेके गया था और सर्विस लेके गया था। ठीक है, जो कोई भी इंसान, यहाँ पे एक इंसान है, ये डेटर है अपने बिजनेस का, तो ये हमको पैसा फ्यूचर में पे करने वाला है, डेटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा था तुम लोग को, क्या नाम है इसका, बिल्स रिसीवेबल लिखो। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, bills of exchange accepted by the debtor, ये एक्सेप्ट करके देगा, क्या होगा इसमें, on which the payment date is specified, यहाँ पे क्या होगा, तो पेमेंट डेट वो स्पेसिफाई लिख के देगा कि भाई मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये इतने दिन बाद मैं तुमको पेमेंट करने वाला हूँ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, BR हो गया। तो दोनों को यहाँ पे मिला दो, डेटर प्लस यहाँ पे BR हो गया तुम्हारा TR, क्या हो गया, TR, याद रखना। चलो नेक्स्ट लिखो, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पे आ जाओ। ट्रेड पेबल तुम्हारा क्या था रे, ट्रेड पेबल यानी भाई सेम है, हमने किसी से साथ ट्रेड कर ली। ट्रेड मतलब कौन सी ट्रेड, हमने किसी से सामान परचेज कर लिया, नहीं तो सर्विसेज अवेल कर ली, ट्रेड कर ली, पैसा अभी पे नहीं किए, बाद में पे करने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट पेएबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी हमने किसी से सामान परचेज कर लिया, हमने किसी से सर्विस ले लिया, बाद में हम इसको पे करने वाले हैं। ठीक है, बाद में इससे पे करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड पेएबल। तो मुझे बताएगा कोई, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, TP इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। आ जाओ क्रेडिटर में आ जाओ, समझते हैं इसको फिर। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी, हम पर्सन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और एक एंटिटी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। टू हुम एन एंटरप्राइज ओज द अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, हमने क्रेडिट परचेज किया, बदले में क्या करने वाले हैं, पेमेंट इसको करने वाले हैं। ये तुम नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। सेम अगर तुमको डेट स्पेसिफाई करनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करनी है, तो वही हो जाएगा द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय द पर्सन और एन एंटरप्राइज द अमाउंट व्हिच विल बी पेएबल, जो हमको पे करनी है ऑन द स्पेसिफाइड डेट। कौन सी डेट में पे करनी है, यहाँ पे हमको मेंशन करके देना पड़ेगा। तो जिस इंसान को या जिस एंटरप्राइज को हम पैसा पेमेंट करने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, और जिसे पैसा लेने वाले हैं वो हमारा क्या था, डेटर। कंफ्यूज नहीं होना, भूलना नहीं, आगे करते रहना। नेक्स्ट आ जाओ कॉस्ट। कॉस्ट तुम्हारा क्या है, कॉस्ट क्या लिखा, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्शन और एक्टिविटी। यानी मैंने अभी बताया था, हमारा जो कोई भी एक मिनिमम जो बिजनेस है, मिनिमम जो कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे 3 प्रोसेस से गुजरता है, परचेज, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट हो गई, यानी हर एक डिपार्टमेंट वाइज एक खर्चा सेम है, अलग अलग। यहाँ पे हमने कॉस्टिंग को डिवाइड किया, परचेज डिपार्टमेंट में जितना खर्चा हो गया हमें इसको बोल दिया परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना खर्चा हो गया हमें इसको बोल दिया प्रोडक्शन कॉस्ट, फिनिश गुड्स में जितना खर्चा हो गया अप टू सेल तक, वहाँ पे जो सेलिंग में खर्चा होगा उसको बोलेंगे हम सेलिंग कॉस्ट। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग खर्चे को हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट नाम देते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ वाउचर। वाउचर क्या है, वाउचर एक प्रूफ है, कोई भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक प्रूफ है। तुमने बिल की नाम सुना होगा, कोई सामान लेते हो कहीं से तो वहाँ पे तुमको क्या मिलती है, बिल मिलती है। तो बिल क्या है, तुम्हारा ट्रांजैक्शन की वो सबूत है कि हमने यहाँ पे सामान लिया
फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस बिल को इसको दिखाएंगे कि हमने भाई तेरे से सामान लिया, प्रॉब्लम में यह आगे गारंटी पीरियड में है कि यह है जो भी है। तो ये वही जो कोई भी डॉक्यूमेंट, हमने कोई सामान लिया, परचेज किया, बदले में रिसिप्ट लेते हैं कि पैसे दे दिया तो रिसिप्ट की सामान दे दे, तो फ्यूचर को मना ना करें मैं तेरे से पैसा लिया नहीं करके, ठीक है। यानी कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अगेंस्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट रहती है, कहीं भी कैश मेमो हो गई, कोई भी बिल्स हो गई, तो इसको सारे प्रूफ का हम क्या नाम देते हैं, वाउचर। क्या बोलते हैं इसको, वाउचर। डिस्काउंट, डिस्काउंट आ जाओ। डिस्काउंट सबको पता है, सबको डिस्काउंट चाहिए, सारे कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए होता है। अपनी कोई भी सामान परचेज करो भाई डिस्काउंट दे दो, है ना। डिस्काउंट किसको पसंद नहीं है। तो एमआरपी पे कोई भी अगर छूट मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, मैं चेक करता हूँ, देखो। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। टू द कस्टमर, कौन किसको देगा, कस्टमर को। बिजनेस एमआरपी के ऊपर जो भी छूट देता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, याद रखना। एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट और एक हो गया कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, सुनो पहले। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, एक क्वांटिटेटिव डिस्काउंट है, QTY लिखा मैंने यहाँ पे। यानी तुम सामान सेल कर दो, चाहे तुमको पैसा मिले या ना मिले, चाहे तुमको पैसा मिले या ना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। यानी डिस्काउंट है, कोई सामान ले लिया, इतना क्वांटिटी उसने परचेज कर ली तो हम इसको देना पड़ेगा डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट, क्या इमीडिएटली कैश पाने के लिए जो डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। इमीडिएटली जितना कैश देगा उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ट्रेड मतलब ओनली क्वांटिटेटिव डिस्काउंट है। नेक्स्ट आ जाओ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है, ये होना नहीं चाहिए बिजनेस के साथ ना, बड़ा खराब काम है ये बैड डेब्ट। तुमने वहां पे डेटर पढ़ा था कि डेटर तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हारे बिजनेस से कोई उधार लेके जाता है, फ्यूचर में भाई आज सामान लेके जाता हूं मैं, तुमको कल पेमेंट कर दूंगा या कुछ दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, वो तुम्हारा क्या था, डेटर था। मान ले कोई डेटर पैसा पेमेंट नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया पैसा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि हमारा वो डेटर था, वो डेट खराब होगी, यानी बैड डेब्ट होगी। It is the amount owed to the business that is written off because it has become irrecoverable। यानी कोई भी पैसा हमने उधार दिया था, वो पैसा हमको मिल नहीं पाया, कवर नहीं हो पाया, रिकवर नहीं कर पाया, वो दिया नहीं, पैसा भाग गया, डेथ हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसका हम क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट। नेक्स्ट आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट तुम्हारा क्या हो गया, यानी एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, इज शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज ऑफ द डेट। यानी यहाँ पे जो बैड डेब्ट है, सॉरी जो बैलेंस शीट है वो क्या शो करता है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। नीचे मैंने दिखा रखा है बैलेंस शीट, एक बार देख लो। बस यहाँ पे इतना याद रखो, जो बैलेंस शीट है वो हमेशा अकाउंटिंग पीरियड की एंड में बनती है, और इसकी दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड और राइट साइड क्या होती है, एसेट साइड। ये आया कहाँ से, इवेंट कहाँ से हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन से। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ से, यानी लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो यहाँ पे शो होगी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि हमको पता है कैपिटल इक्वल टू क्या, इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो सारे एसेट्स कहाँ पे शो होगी, तुम्हारा एसेट साइड में। हमेशा याद रखना इसकी दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज नथिंग, बुक में लिखा हुआ वैल्यू, बुक वैल्यू। अभी मैंने दिखा था यहाँ पे, देखो बैलेंस शीट देखो, यहाँ पे एक बुक, एक अकाउंट की स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोग को, कितना दिख रहा है बिल्डिंग की वैल्यू, यहाँ पे जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो दिख रहा है, यहाँ पे कितना नाम है इसका, देखो दिख रहा है यहाँ पे 40,000, बड़ा कर दिख रहा होगा, हाँ। तो ये बुक में लिखा हुआ 40,000, तो बुक में जो लिखा हुआ वैल्यू, यानी हमने जिस वैल्यू में इसको परचेज की थी, तो वो हमारा क्या हो गया, बुक वैल्यू। यानी बहुत टाइम पे बात आएगी फिर डेप्रिसिएशन की, वो कहानी अलग होगी। बस यहाँ पे बुक में जो वैल्यू शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब आ जाओ क्या नाम है इसका, बुक वैल्यू, वही हो गया the amount at which an item appear in the books of account of the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वैल्यू में अपीयर कर रही है कोई भी आइटम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बुक वैल्यू बोलते हैं। अभी दिखाया था मैंने बिल्डिंग का 40,000, ठीक है। अब आगे आ जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, जहां जहां पे हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। जहां जहां पे रिकॉर्ड होगा, डेली बेसिस पे हो या ईयर की एंड में, तो वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। कौन सा, तो रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, द रिकॉर्ड और द बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। तो इसके एग्जाम्पल में डाल रखा है जर्नल, लेजर, कैश बुक और भी सारे बुक है।
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी डेली बेसिस पे, हमारे सामान बेचा रिकॉर्ड करना है, सामान खरीदा रिकॉर्ड करना है, रेंट पे किया रिकॉर्ड करनी है, सैलरी पे किया रिकॉर्ड करनी है। तो ये सारे जहाँ पे रिकॉर्ड होगा उस बुक को हम क्या बोल देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल डाल दिया, लिख लेना। फिर आ जाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, यानी पहले पढ़ लो इसको, पहले पढ़ लो इसको, क्या लिखा है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो तो ये क्या बोला है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, यानी जो गुड्स, जो सामान, यानी क्या नाम है इसका, जिसको हम बेच रहे हैं, तो उसको अप टू सेल करने तक जो खर्चा उसका आपने कर दिया। कौन सी खर्चा, डायरेक्ट खर्चा। तो ऐसे डायरेक्ट जो एक्सपेंस होती है वो दो टाइप की होती है, कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ओनली कौन सी एक्सपेंस की बात की गई, डायरेक्ट की। अभी मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, देखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इसकी फॉर्मूला लिख लो, फटाफट से लिख लो इसकी फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक, OP लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, PUR करा परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। यहाँ पे ओनली डायरेक्ट कॉस्ट ही आएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे आएगा नहीं, याद रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहाँ पे यूज आती है, GP निकालने में यूज आती है। फॉर्मूला पहले बताया, सुना होगा तुम लोगों ने, नेट सेल्स माइनस COGS, तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, GP, ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना, बहुत काम का चीज है। नेक्स्ट में लिखो डेबिट। एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स, एक अकाउंट की दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो इसकी लेफ्ट साइड होती है, जो T-शेप अकाउंट बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे दिख रखा है T-शेप अकाउंट, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो क्या माना जाएगा, डेबिट साइड। यानी जो आइटम डेबिट होगा वो इस साइड में रिकॉर्ड होगा। डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, अभी जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा, ठीक है। अब बस इतना याद रखो, डेबिट क्या है, एक अकाउंट की, T-शेप अकाउंट की दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड इज द साइड ऑफ एन अकाउंट। यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट साइड, बस T-शेप अकाउंट की जो राइट वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। मेरे एक बात सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रेडिट मतलब याद रखना आज से प्लस है, और डेबिट मतलब याद रखना माइनस है, ठीक है। क्रेडिट मतलब प्लस है, डेबिट मतलब क्या हो गया, माइनस है। आ जाओ, डेप्रिसिएशन की बात अभी करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्चुअली है क्या, सुनो। डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल तुमने एक कार खरीदा आज 10 लाख रुपए देके, इस कार को अगर तुम 2 साल बाद बेचने के लिए जाओ तो कितने में बिकेगा, 6 लाख में बिकेगा। तो 4 लाख रुपए गए कहाँ, इसकी वैल्यू कम हो गई ड्यू टू तुम्हारे यूजेस, सेकंड हैंड होगी तुम्हारी कार। यानी जो एसेट्स की वैल्यू कम होते हैं ना ड्यू टू यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ यूज और इफ्लॉक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसेस और एक्सीडेंट। यानी ड्यू टू एनी रीजन अगर तुम्हारा एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है ना, फॉल हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू घटना, ठीक है। यहाँ पे देख रहा होगा, पिक्चर देख रखा है, समझ लो। आगे लिखो एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, BO, एंटरप्राइजेस, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट इन विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे बिजनेस की टाइप की काम हो रही है, पैसे की लेन देन की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको तुम क्या कहोगे, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है, तो क्या हो गया, वो एंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो एंटिटी। इसकी बहुत डिफरेंट है, NPO एंटिटी होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। अभी यहाँ पे इतने समझ लो, बस इतना कंफ्यूज नहीं होना। एंटिटी मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की परफॉर्म होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन। एंट्री मतलब रिकॉर्ड करना। क्या करना, रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, एंट्री। यानी जैसे हमने बोला कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने सारे ट्रांजैक्शन होता है, हमने परचेज करी, सेल करी, वहां पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने को एंट्री बोलते हैं। नया तुम रिकॉर्ड करना हमेशा जानते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री पास कर दो यार। एंट्री मतलब भाई रिकॉर्ड कर दो, एक फॉर्मेट में होता है, जर्नल एंट्री में पढ़ेंगे। एंड ट्रांजैक्शन एंड एन इवेंट व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज एंट्री। लिखना, रिकॉर्ड करना को हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, भीख मांग रहा है। लिखो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट। जो अपनी लोन चुकाने की हालत में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया, बैंकक्रप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ऐसे लिख लेना। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है,
है ना, जो सारे रिस्क लेता है कि ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, सब कुछ झेलने के लिए रेडी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओनर। द पर्सन हु मेक इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, ठीक है, ओनर। रिबेट, डिस्काउंट की एक छोटा भाई है ये रिबेट। रिबेट क्या है? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। एक बढ़िया से एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, कहीं दुकान पे कहीं ट्रेड डिस्काउंट किया, क्या डिस्काउंट की बात हुई नहीं थी। फॉर एग्जांपल, तुमने जाके अपनी शादी के लिए यहाँ पे क्या किया, तुमने 100 पीसेस साड़ी ले ली, ठीक है, और वहाँ पे क्या दुकान को मूलभाव, दुकान ने बोला कि भाई 1 लाख की बिल हो गया, दे दो। अब कह रहे इतनी सारे साड़ी मैंने लिया, तो कुछ डिस्काउंट नहीं देगा क्या? वो पक्का डिस्काउंट तुमको देगा। तो वहाँ पे भाई है, तुम जो मोल भाव करके यानी सेल करने के बाद तुमको जो इसकी एमआरपी पे डिस्काउंट मिल गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। इसके और भी के मीनिंग है, समझ लेना। रिबेट क्या है? अपनी सेल क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी की गुड्स है, अब बिजनेस में रहते रहते वो सारे सामान खराब हो गए, बहुत टाइम पे देखना सेल लगा पड़ा होगा। अट्टा मार्केट जाते हो, कहीं आसपास में जाते हो, तो वहाँ पे सेल लगा पड़ा होगा। सेल का मतलब क्या है? यानी ये कब लगती है? 31 मार्च में, यानी ईयर की एंड में, यानी सीजन खत्म हो रही है, विंटर वाला खत्म हो गया, अब जाने में तो सेल लगा के सारे जो कूड़ा है तुम्हारे पास हटा दो। उसको कूड़ा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हटा दो, ताकि फिर अगले साल तो रहेगा, फिर सामान खराब होने वाले हैं। तो ये वो एमआरपी से कम रेट में बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का जस्ट उल्टा, इज अ पर्सन और एंटरप्राइज इन विच इज ए पोजीशन टू पे इट्स डेट, जो अपनी मतलब डेट को चुकाने की हालत में बिल्कुल सफिशिएंट है, फाइनेंशियल सफिशिएंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। अब लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इसको और क्या बोलते हैं, लिख लो, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं बताऊंगा अभी, लिखो, इनकम स्टेटमेंट क्या क्या होता है उसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यहाँ पे आ गई बैलेंस शीट। ये तीनों यहाँ पे आ गए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड क्या आ गया, बैलेंस शीट, ठीक है। बट अगर हम ओनली क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, तो ये दोनों को लेना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को नहीं लेना, क्योंकि ये पोजिशनल स्टेटमेंट शो करती है, ठीक है। क्या क्या हो गया, दे आर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को इसको हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर इनकम स्टेटमेंट पूछा तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बस, और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। थैंक यू सबको, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल करना है, तुम लोग करते नहीं हो, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते हो, ठीक है। चलो।